वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेकिन किसका है? ऑब्जेक्टिव का है। इससे पहले हमने थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं नीट और जेईई के बेसिस पे। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के ऊपर। यहाँ पर फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो फर्स्ट एमसीक्यूज है, नाउ एनी वेक्टर इन आर्बिट्ररी, एनी वेक्टर यहाँ पर अंडरलाइन करते चलना है, एनी वेक्टर इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब अंडरलाइन टू द वर्ड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एनी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी का मतलब है एनी डायरेक्शन, या फिर उसे हम रैंडम भी कह सकते हैं। एनी डायरेक्शन या फिर उसे हम रैंडम डायरेक्शन भी कह सकते हैं। एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैन ऑलवेज बी रिप्लेस बाय, रिप्लेस मतलब उसकी जगह पर आप दूसरा ले रहे हो, रिप्लेस बाय 2 और 3। ऑप्शन ए पैरेलल वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। मतलब अगर आपको किसी आर्बिट्ररी वेक्टर को अगर रिप्लेस करना है, किसी आर्बिट्ररी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, अगर आर्बिट्ररी वेक्टर को रिप्लेस अगर करना है तो आप किन वेक्टर से उसे रिप्लेस कर सकते हो? ऑप्शन ए दिया है कि पैरेलल वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। क्या पैरेलल वेक्टर से आर्बिट्ररी वेक्टर रिप्लेस हो सकते? नहीं हो सकते। ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी वेक्टर है, आर्बिट्ररी का मतलब है एनी डायरेक्शन। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर बी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तीसरा वेक्टर सी जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, सी वेक्टर। अब आपको ए बी सी अगर ये तीन वेक्टर अगर रिप्लेस करना है, इनकी जगह पे दूसरे वेक्टर लाना है, तो ऑप्शन ए उन्होंने कहा कि पैरेलल वेक्टर, मतलब इसी को ही हम अगर पैरेलल वेक्टर ले तो क्या हम ए डैश से ए को रिप्लेस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। यहाँ पे रिप्लेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन सी है आर्बिट्ररी वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर, ये कर सकते हैं। आर्बिट्ररी वेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय आर्बिट्ररी वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट। ओरिजिनल वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, उस ओरिजिनल वेक्टर के रिजल्टेंट से आप इन सब को रिप्लेस कर सकते हो। रिजल्टेंट सेम है मतलब इफेक्ट सेम है। रिजल्टेंट सेम है मतलब उस बॉडी के ऊपर होने वाला इफेक्ट कैसे है? सेम है। मतलब इन आर्बिट्ररी फोर्सेस की वजह से होने वाला इफेक्ट और आर्बिट्ररी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उससे होने वाला इफेक्ट, अगर दोनों का इफेक्ट अगर सेम है तो दोनों का रिजल्ट भी सेम है। इसका मतलब आप इससे उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दिल्ली भी यहाँ पे दिया है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिजॉल्व द वेक्टर, तो ये भी गलत है। पॉसिबल है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यहाँ पर द एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड फॉर्मूला फॉर P इज इक्वल टू यहाँ पर m इंटू v। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन ए दिया है कि एंगुलर मोमेंटम स्केलर है, बी ऑप्शन दिया है अ पोलर वेक्टर है, ऑप्शन सी दिया है एन एक्सियल वेक्टर है, एंड लास्ट वन दिया है नन ऑफ दिस। एंगुलर मोमेंटम, एंगल और एंगल इज नथिंग बट द एक्सिस से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चेन्नई, कि एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम कौन है? एक्सियल वेक्टर। हमने थ्योरी के अंदर ये सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं। जिस पहला जो लेक्चर है हमारा वेक्टर का, तो पहले लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर की डेफिनेशन, उसके बाद वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखा था इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे, जिसके अंदर टोटल 11 टाइप हमने कवर कर लिए थे। तो उसके अंदर ही एक डेफिनेशन थी एक्सियल वेक्टर की। व्हाट इज मीन बाय एक्सियल वेक्टर? द वेक्टर विच रिप्रेजेंटिंग द रोटेशनल इफेक्ट, द वेक्टर विच रिप्रेजेंटिंग द, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रोटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर? नीचे जो भी ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है, इन फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो
वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? अ क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी which is having magnitude as well as direction and also obey the triangle law of addition। मतलब हम वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर it is a vector quantity, surface tension is a vector quantity और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इन तीनों में से कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है। प्रेशर इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन इज आल्सो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली, नन ऑफ अबोव। तो फिर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ये सभी के सभी टेंसर क्वांटिटी है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। और इसका रीजन है कि बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज आर टेंसर। व्हाट इज मीन बाय टेंसर क्वांटिटी? ये एक नया टाइप है टेंसर क्वांटिटी का। इसकी डेफिनेशन है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब उसकी अगर प्रॉपर्टीज अगर सभी डायरेक्शन में अगर शो कर रही है तो उस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अगर वो शो करता है इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन तो उसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अ 4 नंबर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज r bar इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मतलब r bar और r bar का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हो चुका है। r bar का दूसरा नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। r bar का दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। सो r bar इक्वल टू a cos ओमेगा t इंटू आई कैप प्लस a sin ओमेगा t इंटू j कैप। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, क्या पूछा है आपको? वेलोसिटी पूछा है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन आपके पास है पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन सी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड ऑप्शन डी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस r बार की वेलोसिटी आपको पूछी है कि किस डायरेक्शन में मूव होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हम पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे इसकी कि इसकी वेलोसिटी कितनी आती है। नाउ r बार इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर r बार इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। r बार इज इक्वल टू यहाँ पे a cos ओमेगा t ब्रैकेट क्लोज इनटू i दिया है प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t इनटू j। व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr बार डिवाइडेड बाय dt। वेलोसिटी v इक्वल टू dr बार बाय dt। मतलब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t करना है। तो यहाँ पर अगर हमें डेरिवेटिव अगर लेना है तो यहाँ पर इसका a इज अ कांस्टेंट, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा। फाउंडेशन के अंदर हमारा हो चुका है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं साइन और कॉस का। अगर नहीं देखा होगा फाउंडेशन तो फाउंडेशन के एक बार लास्ट के जो लेक्चर है 4 लेक्चर वो सभी के सभी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, कॉस का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर माइनस और फंक्शन का कोएफिशिएंट डेरिवेटिव के अंदर कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। मतलब ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा ये a एज इट इज रह जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ओमेगा t। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे i प्लस यहाँ पर सेम डेरिवेटिव, यहाँ पर a ये ओमेगा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, a ओमेगा साइन का डेरिवेटिव है यहाँ पे cos ओमेगा t ब्रैकेट गेटिंग क्लोज इनटू यहाँ पर हो जाएगा j हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू होगी किसकी? वेलोसिटी की। ये वैल्यू किसकी है? वेलोसिटी की। अब ऑप्शन आपको चेक करना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल r बार a cos ओमेगा t इंटू आई प्लस a sin ओमेगा t इंटू j। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी पूछी है आपने, वेलोसिटी v की वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर यहाँ पर v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t इंटू आई प्लस a ओमेगा कॉस ओमेगा t इंटू j यहाँ पे लिखा है। तो ये पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर के साथ इस वेलोसिटी का
रिलेशन किसके साथ, यहाँ पर आर बार के साथ आपको चेक करना है कि पोजीशन वेक्टर आर बार और वेलोसिटी क्या एक दूसरे को पैरेलल है, या फिर परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर है, या फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है, या फिर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इन सब में सबसे इजी जो ऑप्शन है, जो हमने पहले भी देखा है कि वो देखा है परपेंडिकुलर की कंडीशन। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर अगर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो यहां पर हम चेक करके देखेंगे पहले कि v बार डॉट आर बार इज इक्वल टू v बार डॉट आर बार। हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर v बार की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, माइनस a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज इंटू आई, प्लस यहाँ पर a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर j। तो ये वैल्यू होगी v की, ये वैल्यू v की। डॉट प्रोडक्ट लेकर लेना है r की वैल्यू, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a कॉस ओमेगा टी इंटू आई, प्लस यहाँ पर a साइन ओमेगा टी इंटू j हो जाएगा ये वैल्यू। हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ, j का प्रोडक्ट j के साथ करते हैं, तो i j के निकल जाएगा। मतलब यहाँ के i का जो ये कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लिकेशन i के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर a इंटू a स्क्वायर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर v बार डॉट आर बार इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस साइन एज इट इज, माइनस यहाँ पर a इंटू a स्क्वायर ओमेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा a स्क्वायर ओमेगा, उसके बाद यहाँ पे साइन ओमेगा टी और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, तो ये भी एज इट इज रह जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस आ जाएगा a इंटू ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा इंटू, यहाँ पे ओमेगा है नहीं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर साइन, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव गेटिंग कैंसल, इसका मतलब वी आर बार डॉट आर बार इक्वल टू 0। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर बार है। तो ऑप्शन आ जाएगा बॉम्बे इसका कि परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर के लिए। ये था एग्जांपल नंबर 4। इस एग्जांपल को साइमल्टेनियसली नोट भी करते चलना है आप लोगों को। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे अ बॉय वॉक यूनिफॉर्मली, अ बॉय वॉक यूनिफॉर्मली, कैसे मूव हो रहा है, यूनिफॉर्मली अलोंग अ साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पार्क में मूव हो रहा है लेकिन पार्क की साइज कैसे है, रेक्टेंगुलर साइज है जो कि 400 मीटर बाय 300 मीटर है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर गया है, डायगोनली गया है, कैसे गया है, डायगोनली मूव हुआ है। नाउ डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नीचे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दिए हैं इसके अंदर। पहला दिया है कि ही हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर, पहला ऑप्शन दिया है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, 700 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये दिया है। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर, पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो पहले रेक्टेंगुलर पार्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क हो गया यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने रेक्टेंगुलर पार्क की साइज दी है, साइज मान लो कि वो यहाँ पे इस पॉइंट पर खड़ा है यहाँ से, और यहाँ से उसे वॉक करना है, तो इस पॉइंट को नाम देंगे हम ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट, तीसरा सी पॉइंट एंड लास्ट वन इज अ डी पॉइंट। इसकी साइड आपको पता है कि 400 मीटर बाय कितनी दी है, 300 मीटर, मतलब ये साइड 400 और ये जो साइड है स्मॉलर वन ये हो जाएगी 300 मीटर, ये हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। कैसे जब मूव हुआ, वो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली मतलब ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब वो बंदा यहाँ ए पॉइंट से निकल कर कैसे कहाँ पर रीच हुआ है, कहाँ पर रीच हुआ है, सी पॉइंट पर रीच हुआ है।
क्रॉस चलिए, यहां पर सी पॉइंट पर रीच हुआ है। अब इसे अगर सी पॉइंट तक जाना है तो कैसे जाएगा, ये ए से पहले कहा जाने वाला है, बी तक जाएगा और बी से सी तक जाने वाला है। पहले ए टू बी और फिर बी टू सी जाने वाला है। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल। ये डेफिनेशन भी हमारी फाउंडेशन में हुई है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की डेफिनेशन एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, वो एक्चुअल में कितना चल रहा है, कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। तो यहां से ए टू बी अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां पे ए टू बी अगर जाएगा तो 400 मीटर का कवर करेगा और बी टू सी वापस जा रहा है मतलब प्लस यहां पे 300, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस हो जाएगा 700 मीटर। मतलब ये जो बॉयज है, ये बॉयज डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाकर रीच हुआ है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है इसका 700 मीटर है। इसका मतलब ही हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, आपको इनकरेक्ट वाला चाहिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 700 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहा है उन्होंने 700 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। What is mean by displacement? The shortest path between initial position and final position। ये A पॉइंट मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये C पॉइंट मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ये पाथ हुआ AC। अगर ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल तो ये एंगल 90 डिग्री। 90 के अपोजिट मतलब ये हाइपोटेनस, ये होगी हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस अगर हम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितनी है 400 का स्क्वायर। कैसे करना है, पहले 4 का स्क्वायर, जब भी कभी अगर 0 0 है तो इसका स्क्वायर करना आसान है। पहले 4 का करना है, 4 का स्क्वायर 16 और डबल 0 का स्क्वायर होता है 4 टाइम्स 0 यहाँ पर, प्लस उसके बाद BC कितना है 300, पहले 3 का स्क्वायर 9, डबल 0 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0 और स्क्वायर रूट अगर चाहिए तो 4 0 जितने 4 0 है ना उसमें से 2 माइनस कर देना, इसकी एडिशन कर लो। यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मतलब 25 और ये 4 टाइम्स 0 एज इट इज, 4 टाइम्स 0 एज इट इज। आपको सिर्फ AC चाहिए, यहाँ पे AC का स्क्वायर लिया है आपने, तो AC इज इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पर ये पूरी वैल्यू चली जाएगी 250000, तो AC की वैल्यू हो जाएगी AC इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 4 टाइम्स 0 का स्क्वायर रूट निकल कर आएगा 20, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर 500, मतलब 500 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 500। उन्होंने क्या कहा, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 700, दिस वन इज रॉन्ग। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, कौन आ जाएगा, बॉम्बे इज आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन्हें चाहिए था। हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500 करेक्ट है। उसके बाद हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक, पॉसिबिलिटी है कि वो वॉक कर रहा है तो कभी रुकेगा तो कभी हाई स्पीड से भी चल सकता है, मतलब उसका। और सेकंड थिंग कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, A टू B डायरेक्शन सेम है लेकिन B टू C यहां से डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। अगर उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है इसकी। ये था ऑब्जेक्टिव नंबर 5। नेक्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ पे 6, 2 वेक्टर A बार एंड B बार लाइज इन अ प्लेन। 2 वेक्टर है यहाँ पे A बार एंड B बार लाइज इन प्लेन। इसका मतलब A बार B बार एक ही प्लेन में है, A बार और B बार दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है। A बार एंड B बार लाइज इन अ प्लेन। अनदर वेक्टर C बार लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, मतलब C बार जो है वो AB के बाहर के प्लेन के ऊपर है। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट मतलब दैट इज A बार प्लस B बार प्लस C बार इक्वल टू ऑप्शन A कैन बी 0, ऑप्शन B कैन नॉट बी 0, ऑप्शन C लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग
a bar plus b bar and option D lies in the plane containing c bar। हम सभी वेक्टर की एडिशन और सम तभी कर सकते हैं जबकि सभी के सभी वेक्टर टोटल ऑल द वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में अगर पूरे वेक्टर अगर है तो ही हम पूरे वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन अगर हम कर सकते हैं तो उसका रिजल्टेंट भी 0 आ सकता है। लेकिन यहां पर सी वेक्टर जो है ये सी वेक्टर आउटसाइड द प्लेन है, मतलब ए बी के साथ सी की एडिशन इम्पॉसिबल है, ए बी के साथ सी की एडिशन इम्पॉसिबल है, सी के साथ उसकी एडिशन होगी नहीं, और जब एडिशन होगी नहीं तो उसका रिजल्टेंट 0 भी नहीं हो सकता है। सो कैन नॉट बी 0। ऑप्शन इज बी बॉम्बे आ जाएगा, क्योंकि उनकी एडिशन ही पॉसिबल नहीं। एडिशन करने के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास सभी के सभी वेक्टर सेम प्लेन पे होना चाहिए, या फिर पैरेलल टू प्लेन होना चाहिए, या फिर पैरेलल टू प्लेन होना चाहिए। ये दो वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कंडीशन में है तो ही एडिशन पॉसिबल है, और एडिशन पॉसिबल है तो मे बी 0 हो सकते हैं। लेकिन अगर आउटसाइड द प्लेन है, डिफरेंट प्लेन है, तो डिफरेंट प्लेन के ऊपर एडिशन पॉसिबल नहीं, और एडिशन अगर पॉसिबल नहीं तो ए भी 0 हो सकता है लेकिन सी 0 नहीं हो सकता। सी 0 अगर हो सकता है तो ए भी 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेन के ऊपर है। नेक्स्ट वन इज, यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज बॉम्बे कैन नॉट बी 0। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, if the resultant of two forces has a magnitude smaller than magnitude of larger force, the two forces must be। यहां पर सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या दिया है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हैज अ मैग्नीट्यूड, मतलब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉलर मतलब कम है। किससे कम है? स्मॉलर देन, किससे कम है? मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स। मतलब यहां पे दो फोर्स है, यहां पे दो फोर्स है। मान लो कि एक फोर्स आपके पास F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, दूसरा फोर्स F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। इन दोनों का रिजल्टेंट R जो है, दिस R मस्ट बी लेस देन 10 न्यूटन। R की जो वैल्यू है, ये R की वैल्यू 10 न्यूटन से हमेशा कैसे आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। अगर 10 न्यूटन से कम अगर चाहिए तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि वो दो वेक्टर कैसे होने चाहिए। पहला, डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर डिफरेंट अगर है तो क्या इसका रिजल्टेंट की वैल्यू मतलब बिगर फोर्स से स्मॉलर आ सकती है। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, F1 F2 अगर एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर है तो क्या इनका रिजल्टेंट 10 से कम आ सकता है, मतलब लार्जर फोर्स से कम आ सकता है। ऑप्शन सी, पजेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्या उनका मैग्नीट्यूड अगर हम कम लेते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और डी, पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट अगर डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ऑप्शन है डी, दिल्ली। अगर ये अपोजिट में होंगे, मान लो कि यहां से एक फोर्स F1 आपका 10 न्यूटन राइट में जा रहा है, दूसरा जो वेक्टर है यहां पर सेकंड वेक्टर इस साइड में है जिसकी वैल्यू कितनी ली है आपने? 5 न्यूटन ली है। तो दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जा रहा है तो निगेटिव, तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू कितना? 5 न्यूटन। मतलब हमेशा अगर दो वेक्टर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो उनका रिजल्टेंट कभी भी मैक्सिमम फोर्स से मिनिमम ही आने वाला है। मतलब R इज ऑलवेज लेस देन बिगर फोर्स इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब इससे कोई प्रेडिक्ट नहीं होता है। पहला फोर्स हमने 10 न्यूटन यहाँ पे निकाल लिया और दूसरा अगर हमने इस तरह से निकाल लिया 5 न्यूटन, ये तो हमें ये भी पता नहीं कि ये सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है। अगर सेम प्लेन में है तो इनकी एडिशन कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेन में है तो इनकी एडिशन नहीं होगी। मतलब ऑप्शन ए से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं हो रहा है। बी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, आप कैलकुलेट करके चेक कर लो एक बार कि अगर F1 अगर वर्टिकली अपवर्ड है 10 न्यूटन, अगर ये यहाँ पे 5 न्यूटन है
दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट ऑब्वियसली दोनों के बीच में से पास हो जाएगा। तो बिगर फोर्स से हमेशा ये फोर्स मतलब मिनिमम ही रहने वाला है या मैक्सिमम आएगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखना होगा कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 0, कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 90 मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पूरी 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर रह जाएगा r इज इक्वल टू रूट के अंदर a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 मतलब रूट के अंदर कितना हो जाएगा 125। इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो ये 10 प्लस ही आने वाला है 10 से ज्यादा, क्योंकि 125 है ना, ये कितने हैं 125। अगर आप 11 का स्क्वायर करते हो तो 11 का स्क्वायर है 121, इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है, रिजल्टेंट इसका आ रहा है नियर अबाउट 11, नियर अबाउट कितना 11। मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन, मिनिमम फोर्स 5 न्यूटन। कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट की वैल्यू 10 से कम आनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 11 न्यूटन, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। ऑप्शन इज डी, दिल्ली आ जाएगा इसका। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं नॉन जीरो वेक्टर है, ए बार एंड बी बार, बी 120 डिग्री एंड रिजल्टेंट बी सी बार, उनका रिजल्टेंट कितना है सी बार अगर है तो यहाँ पे सी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो नॉन जीरो वेक्टर ए बार एंड बी बार, बी द एंड एंगल कितना है 120 डिग्री, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है इस तरह इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर है बी बार, दोनों के बीच में का एंगल कितना है 120 डिग्री और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब कौन है सी। तो सी की वैल्यू क्या ए बार माइनस बी बार से मतलब सी बार मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार आ सकती है। ये तो अभी कैलकुलेट भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि के डॉट नोट अप्लाई कर लो इसे। दूसरा सी बार मस्ट बी लेस देन, सी बार मस्ट बी लेस देन यहां पर मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार। ऑप्शन सी है सी मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार एंड ऑप्शन डी दिया है सी बार में बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार। ए बार और बी बार दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है सी बार है, तो रिजल्टेंट की सी बार की वैल्यू, रिजल्टेंट यहाँ पे सी बार की वैल्यू सब्ट्रैक्शन से क्या मिनिमम है, तो यहाँ पर कंडीशन अगर आप के डॉट नोट अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली सी आ जाएगा चेन्नई, क्योंकि हमने के डॉट नोट के अंदर लिखा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर अगर है और दो नॉन जीरो वेक्टर का बीच में का एंगल कितना है 120 डिग्री अगर है, वहां पे 120 डिग्री अगर है तो यहाँ पर सी की वैल्यू ए बार माइनस बी बार से मैक्सिमम ही आने वाली है। ए बार माइनस बी बार है, एक बात सोचो, ए बार माइनस बी बार ये सब्ट्रैक्शन तब होगी जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को एग्जैक्टली अपोजिट में चले जाएंगे, मतलब ये ए बार हो जाएगा और ये बी बार हो जाएगा। जब ये ए बार और ये बी बार है तो इन दोनों वेक्टर के बीच में का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों के बीच में का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा यहाँ पर। और 180 की वैल्यू आप सिंपली पुट करके देखो कि r इज इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब पूरा कैलकुलेशन डिपेंड करने वाला है इस थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर। चेक करो कॉस ऑफ 120 की वैल्यू, कॉस 120 कितना है -1/2, कॉस 120 कितना है -1/2, -1/2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -0.5 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम 180 अगर लेते हैं cos 180, तो cos 180 की वैल्यू है -1। इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, -1 बड़ा है या -0.5 बड़ा है। जैसे जैसे हम निगेटिव में जाते हैं, जैसे जैसे हम निगेटिव में जाते हैं मतलब 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, मतलब जैसे जैसे निगेटिव में जाते हैं ये वैल्यू हमें दिखने के लिए बड़ी दिखती है लेकिन एक्चुअल में स्मॉलर होती है। इसका मतलब यह है कि -0.5 इज ग्रेटर देन -1, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन से ये ज्यादा आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है सब्ट्रैक्शन से। तो ये सब्ट्रैक्शन की कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे चेक करके देखा था, तो ऑप्शन इज सी।
और वैसे भी इसकी k डॉट नोट है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव नंबर 9, क्या है ऑब्जेक्टिव नंबर 9? द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस की एडिशन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इन दैट केस द फोर्सेस। तो फोर्सेस मतलब रिजल्टेंट के बारे में पूछा है कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तीसरा है कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, एंड फोर्थ वन इज आर इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन ए के अंदर पूछा है कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में मेंशन किया है कि उनका मैग्नीट्यूड कैसे है, मेंशन है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन नॉट मेंशन, डायरेक्शन की कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं होगा। कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एंड आर इक्वल टू ईच अदर, ये डेंजरस है। आर इक्वल टू ईच अदर, अगर उन दोनों, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम इक्वल टू ईच अदर अगर कहेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका मैग्नीट्यूड प्लस इनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इनका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लो कि आपके पास यहाँ पे हम जनरल वैल्यू लेके सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फर्स्ट, औरंगाबाद, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। अगर आपने के डॉट नोट अगर अच्छे से लर्न की होगी तो आर मैक्स और आर मीन की हमारे पास कंडीशन इससे पहले है, आर मैक्स और आर मीन की कंडीशन है हमारे पास। क्या है कंडीशन, शॉर्टकट की बता देता हूं, फिर इसे हम डिटेल में भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आर मैक्स इज इक्वल टू आर मीन है, आर मैक्स इज इक्वल टू आर मीन है, आर मैक्स का मतलब है एडिशन, आर मीन का मतलब है सब्ट्रैक्शन। अगर आर मैक्स इक्वल टू आर मीन है तो इसका मतलब यह है कि इन दो फोर्सेस के बीच में का एंगल थीटा इक्वल टू हमेशा π/2 है, और उन्होंने मेंशन किया है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि थीटा इक्वल टू कितना, π/2, तो इसका मतलब आर मैक्स इक्वल टू आर मीन इन मैग्नीट्यूड, मतलब इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड कैसे होगा, यहाँ पे सेम होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज F1 इक्वल टू 4 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। पहले निकालते हैं आर मैक्स। आर मैक्स का मतलब है यहाँ पे एडिशन करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर F1 स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट कर लो रूट के अंदर, F1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस F1 इंटू F2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 इंटू कॉस ऑफ यहाँ पे कॉस थीटा कितना, परपेंडिकुलर है ना, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि वो कैसे है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू कितना लेना है आपको, π/2 मतलब cos कितना 90, cos 90 कितना है 0, यहाँ पे cos 90 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब रूट के अंदर कितना रहने वाला है 16 प्लस 9 मतलब 25, और बाहर निकालोगे तो 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर मैक्स इज इक्वल टू कितनी आ गई 5। चेक कर लो आर्मीन के लिए, आर्मीन का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस मैक्स के लिए प्लस मीन के लिए माइनस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगेन यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन बचने वाला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब रूट के अंदर कितना 25, बाहर निकालोगे तो 5। इसका मतलब आर मैक्स और आर मीन की वैल्यू कैसे आ गई, सेम आ गई, लेकिन कब आ गई, परपेंडिकुलर कंडीशन में। तो ऑप्शन ए आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। इस ऑब्जेक्टिव को आईएमपी करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस पे एक और न्यूमेरिकल हमने लिया है, सेम बेसिस पे लिया है, लेकिन वहां पे आपको कैलकुलेशंस करके चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन इज अ लास्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 10। इफ फॉर टू वेक्टर a बार एंड b बार क्रॉस b बार इक्वल टू 0, द वेक्टर्स आर a बार क्रॉस b बार, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब a बार b बार कैसे है, परपेंडिकुलर है। ऑप्शन बी आर पैरेलल टू ईच अदर है। ऑप्शन सी एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है, या डी एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला चाहिए।
ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब थीटा की कौन से एंगल की वैल्यू मतलब जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू कितना है, जीरो, मतलब यहाँ पे ए बी जीरो नहीं भी है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। मान लो कि अगर परपेंडिकुलर अगर है, ए बी कैसे है, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह है कि इसके लिए थीटा इक्वल टू कितना है, पाई बाय 2 है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो है या फिर 180 डिग्री है, कोई भी एक हो सकता है। एट एन एंगल ऑफ यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, चेक करो पहले। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, साइन 90 कितना 1 इंटू ए बी, इसका मतलब ए बी इक्वल टू जीरो है, नहीं है, ऑप्शन ए कैंसिल। दूसरा पैरेलल टू ईच अदर, मतलब थीटा कितना जीरो, साइन जीरो जीरो, ऑप्शन बी के लिए साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी भी चेक कर लो, एक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 कितना है 1/2, साइन 30 कितना है √3/2, तो ये सारी वैल्यू नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ पे भी नॉन जीरो, लेकिन बॉम्बे पे कैसे वैल्यू जीरो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव सारे के सारे देख लिए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे, 2 लेक्चर और है आगे, इसके आगे, तो उसके अंदर हमने पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं और वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स नीट और जेई बेसिस के न्यूमेरिकल्स है। जेई का मेन पोर्शन जो है, मतलब जेई मेंस जो है, ये सारी जेई मेंस कवर हो रही है बच्चों की।